नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। नवमांश की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज चलते हैं कि यह पुष्कर नवमांश क्या है। बड़ी बात होती है कि आपका यह जो ग्रह है यह पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आता है। तो ये पुष्कर व्हाट इज दिस पुष्कर? तो देखिए, पुष्कर का मीनिंग होता है कि पुष्य करने वाला, यानी कि आपका नरिशमेंट करने वाला, यानी कि आपको बचाने वाला, यानी कि आपको बेनिफिट्स देने वाला, यानी कि आपको लाभ देने वाला, आपकी रक्षा करने वाला, विषम परिस्थितियों में भी आपकी रक्षा करने वाला। तो ऐसा होता है यह पुष्कर। अब बात आती है कि आखिर एक राशि में कितने पुष्कर होते हैं। तो देखिए, प्रत्येक राशि को अगर हम 9 भागों में विभाजित करते हैं तो हमें 9 अंश तो मिले ना। तो यह जो पुष्कर नवमांश है, यह क्या है कि प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवमांश होते हैं। तो इस प्रकार 12 राशियों में कुल 24 पुष्कर नवमांश होंगे। ये एक विशेष बात है, यानी कि प्रत्येक राशि में जब 2 हो रहे हैं तो 12 राशियों में हमें निश्चित तौर से 24 नवमांश मिलने वाले हैं और यह हर राशि में अलग अलग हैं। और अगर हम देखें तो कोई भी पुष्कर नवमांश नहीं होता है किसमें, अगर हम D9 चार्ट में देखते हैं तो सूर्य की जो राशि है उसमें एक भी पुष्कर नवमांश नहीं होता। शनि की जो राशि है उसमें भी कोई पुष्कर नवमांश नहीं पड़ता। और इसी प्रकार जो मंगल की राशि है उसमें भी कोई भी पुष्कर नवमांश नहीं पड़ता। यानी कि D9 चार्ट में इसको विशेष तौर से देखा जाएगा। D9 चार्ट में सूर्य, मंगल और शनि के पुष्कर नवमांश नहीं होते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और इस प्रकार ये हम पूरी की पूरी एक राशियों के थ्रू चलेंगे कि इस राशि में कौन सा नक्षत्र, कौन सा पद पुष्कर होता है। या जैसे मेष राशि है तो इसका कौन सा पुष्कर नवमांश है, और हमारी या धनु राशि है तो इसका कौन सा पुष्कर नवमांश है। तो चलिए सीरीज हम लोग बढ़ते हैं और सभी राशियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक राशि में कौन सा नक्षत्र का जो पद है वह पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पुष्कर नवमांश को हम लोग समझते हैं। तो मेष राशि में भरणी नक्षत्र को लेते हैं। भरणी नक्षत्र का जो तृतीय पद है, अब यहाँ समझिए कि यह तृतीय पद का, देखिए मेष राशि में जो हमें 3 नक्षत्र का जो फ्लेवर मिलता है, जैसे अश्वनी हो गया, भरणी हो गया, तो अश्वनी नक्षत्र के जो 4 चरण और इसके बाद जो भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र का तृतीय चरण जो है वह पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह लिब्रा में पड़ता है। साथ में भरणी नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह भी शनि देव के पास, माफ कीजिएगा, वह भी शुक्र देव के पास में है। तो यहाँ पर क्या है कि शुक्र देव की प्रधानता हो जाती है और भरणी नक्षत्र का तृतीय पद पुष्करा हो जाता है। यानी कि 2 तरीके से यहाँ पर शुक्र का प्रभाव मिलता है। तो गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र के जो के नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वह कहीं न कहीं पुष्कर नवमांश से संबंध रखते हैं। अब अश्वनी, माफ कीजिएगा, मेष राशि में ही एक नक्षत्र और है जो पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आता है। वह क्या है? वह है कृत्तिका। अब कृत्तिका नक्षत्र का जो प्रथम पद है वह आ गया पुष्कर नवमांश में। अब कृत्तिका का स्वामी क्या है? कृत्तिका का स्वामी तो सूर्य है और जो इसका नवमांश में जो साइन आता है वह गुरु का साइन आ जाता है, धनु का साइन आ जाता है। यानी कि धनु राशि जिसके स्वामी क्या है? गुरुदेव हो जाते हैं।
तो यह पुष्कर हो जाता है, क्योंकि गुरु से संबंध रखने वाले बेनिफिट जो जितने भी हैं, चंद्र हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, ये जो बेनिफिट नवमास हुए ये ही पुष्कर नवमास हो जाते हैं। तो ये आपकी एरीज राशि के बारे में हो गया, यानी कि मेष राशि के बारे में हो गया। अब हम लोग चलो वृषभ राशि पे आते हैं। तो वृषभ राशि में भी कृत्तिका नक्षत्र का चौथा पद जो है वह पुष्कर नवमास के अंतर्गत आता है, और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वह सूर्य देव होते हैं। साथ में जो इसका नवमास में जो स्थिति आती है वह पाइसेस यानी कि मीन राशि में आती है, यानी कि एक बार पुनः गुरुदेव इसका संभालते हैं। यानी कि कृत्तिका नक्षत्र में जो चौथा चरण है वह आता है इस वृषभ राशि के अंतर्गत पुष्कर नवमास में। अब वृषभ राशि का जो दूसरा, अभी हमने मेष राशि के 2 नवमास देखे जो पुष्कर नवमास थे। अब हम लोग वृषभ राशि का जो नवमास पुष्कर नवमास देख रहे हैं वह क्या है? रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय पद। रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय पद पुष्कर नवमास में आता है। कारण क्या है इसका कि इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह चंद्र है, और साथ ही साथ जो इसकी नवमास में जो राशि आती है वह वृषभ आती है, यानी कि अपनी ही राशि में आता है, और इसका स्वामित्व शुक्रदेव के पास है। तो शुक्र चूंकि बेनिफिक्स होते हैं इसलिए यह पुष्कर नवमास हुआ। तो यह मेष और वृषभ राशि के पुष्कर नवमास आपको समझ में आए होंगे। अब जेमिनी की बात करते हैं, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो नक्षत्र आता है वह आद्रा नक्षत्र का चौथा चरण, यह पुष्कर नवमास आता है। अब यहाँ से देखिए, आद्रा नक्षत्र का चौथा चरण जिसका स्वामित्व राहु देव है, और इसकी जो साइन आती है वह पाइसेस यानी कि मीन राशि आती है। इसका स्वामित्व गुरुदेव के पास में है, और यह मतलब जो साइन है नवमास में जो साइन आता है वह गुरुदेव क्या है? गुरुदेव बेनिफिक है। तो यह पुष्करा नवमास के अंतर्गत आया। अब मिथुन राशि का ही एक और नक्षत्र है जो कि पुनर्वसु नक्षत्र आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र का द्वितीय पद पुष्कर नवमास के अंतर्गत आता है। और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामित्व किसके पास है? गुरुदेव के पास में है। देखिए प्रभाव देखिए क्या है, बेनिफिट्स को देखना है तो गुरुदेव के पास में है, और इसकी जो साइन नवमास में जो आती है, जो इसकी राशि नवमास में आती है वह है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। शुक्र का यहाँ महत्व आया, तो गुरु और शुक्र दो बेनिफिट मिल गए किसको? जेमिनी के पुनर्वसु नक्षत्र को। देखिए मिथुन राशि का पुनर्वसु नक्षत्र द्वितीय पद। अब बात आती है कैंसर यानी कि कर्क राशि की। तो कर्क राशि में भी पुनर्वसु नक्षत्र, यानी कि देखिए कि यह जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसको दो पुष्कर नवमास मिले हुए हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो चौथा पद है, जेमिनी में दूसरा पद था, और कर्क राशि में जो चौथा पद है वह पुष्कर नवमास में आता है। अब कारण क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह गुरुदेव के पास में है, और पद का जो स्वामित्व है वह चंद्रदेव के पास में है। यानी कि मन की शक्ति आपको पुनः स्थापित कर सकती है। यह पुनर्वसु नक्षत्र का विशेष गुण है। आती है बात सिंह राशि की। तो देखिए सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का तृतीय पद है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह शुक्रदेव के पास है, और वही जो पद का स्वामी है वह तुला नवमास के अंतर्गत आता है, वह भी शुक्र हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो सिंह राशि है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की, यह पुष्कर नवमास में आ जाती है। यानी कि कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को यह पुण्य का प्रभाव निश्चित तौर से मिलने वाला है।
बात आती है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत। तो देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम पद जो है वह सूर्य, यानी कि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह सूर्य देव के पास में है। और यहाँ पर जो पद का स्वामी है, यानी कि यह जिस प्रकार से अगर हम देखें कि यह लिब्रा नवमांश के अंतर्गत आता है, यानी शुक्र में नवमांश की स्थिति जब देखते हैं वह शुक्र में आती है। और इस वजह से चूंकि यह शुक्र का यहाँ पर प्रभाव होता है, यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पुष्करा नवमांश बन जाता है। बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि का हस्ता नक्षत्र। अब देखिए हस्ता नक्षत्र का द्वितीय पद, हस्ता नक्षत्र के जो स्वामी है वह चंद्रदेव है, यानी कि मन की शक्ति, हाथ और मन की शक्ति आती है। तो जब हस्ता नक्षत्र का जो स्वामी है वह चंद्र है और इसकी नवमांश में स्थिति जो है वह वृषभ में आती है। वृषभ का जो स्वामी है वह शुक्र होता है, क्योंकि यह बेनिफिक है। अब यहाँ समझते जाइए, चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु, ये 4 ही आएंगे जो पुष्कर नवमांश देंगे। इसके अलावा और कोई भी ग्रह पुष्कर नहीं कर सकता है। ये बेनिफिक प्लैनेट्स है, इनका यह गुण है। बात आती है तुला राशि की। तो तुला राशि का जो स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र का चौथा पद, तो क्या है, स्वाति का जो स्वामी है वह राहु देव है, स्वगति से चलने वाले राहु। और यह मीन नवमांश के अंतर्गत, चौथा पद इनका मीन नवमांश के अंतर्गत आता है। और इस मीन का जो स्वामी है वह गुरुदेव है। तो यह पुष्कर नवमांश हुआ। अब बात आती है विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत आता है। तो विशाखा नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह गुरुदेव के पास में है। और विशाखा नक्षत्र का जो द्वितीय पद आता है उस पद का जो स्वामी है वह शुक्रदेव है। तो 2 बेनिफिक आए, यानी कि गुरु आए और शुक्र आए। तो इस प्रकार तुला राशि में विशाखा नक्षत्र का जो द्वितीय पद है वह पुष्करा नवमांश हुआ। अब विशाखा जो नक्षत्र है इसको 2 तरीके के पुष्कर नवमांश है, यानी कि अब यहाँ पर चूंकि राशि की संधि हो रही है तो क्या है कि अब हम अगर वृश्चिक राशि में जाते हैं तो वृश्चिक राशि में भी विशाखा नक्षत्र है। और विशाखा नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह गुरुदेव के पास में है। और यहीं पर जो विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण आता है, चौथे चरण में जो स्वामित्व है वह पहुंचता है चंद्रमा के पास। तो चंद्रमा में पहुंचने के कारण यह जो है वह पुष्कर हो जाता है, यानी कि नरिशमेंट देने वाला, यानी कि रक्षा करने वाला हो जाता है। धनु राशि की बात आती है। तो धनु राशि का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का तृतीय पद। तो तृतीय पद जो है, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह शुक्र देव के पास है। शुक्र एक बेनिफिक प्लेनेट है और इसके जो पद का स्वामी है वह भी शुक्र हो जाता है, क्योंकि तीसरा जो पद है वह तुला में जाता है और तुला का स्वामित्व शुक्र देव के पास है। तो इस तरीके से गुरु और शुक्र को स्वामित्व मिलने के कारण यह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो तृतीय पद है वह पुष्कर हो जाता है। बात आती है धनु राशि का जो दूसरा पुष्कर नवमांश है वह क्या है। तो धनु राशि का जो दूसरा पुष्कर नवमांश है वह है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अब आप यहाँ देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह प्रथम पद देखें तो सूर्य के पास होता है। और इस सूर्य का जो इसका जो नवमांश पड़ता है वह धनु राशि में के अंतर्गत पड़ता है। यानी D9 चार्ट जब हम देखेंगे इस पद के हिसाब से तो D9 चार्ट में यह धनु राशि में जाएगा। और धनु राशि का जो स्वामित्व है वह गुरुदेव के पास होने के कारण यह एक पुष्कर नवमांश बनता है। तो इस प्रकार आप देखिए, आपने देखा मेष राशि को भी 2 पुष्कर मिले, वृषभ राशि को भी 2 मिले। तो मेष से हमने धनु तक देखा कि हमें 2-2 पुष्कर नवमांश मिल रहे हैं। अब बात आती है कि मकर राशि। तो देखिए मकर राशि में फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आया, यानी कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को 2-2 पुष्कर नवमांश मिले हुए हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो चौथा पद है वह सूर्य, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व तो सूर्य देव के पास ही है। तो जो चौथा पद है वह
मीन के अंतर्गत आता है। नवमांश में इनकी स्थिति मीन हो जाती है, जिसके स्वामित्व गुरुदेव के पास होता है। तो गुरुदेव एक बेनिफिक प्लैनेट हो जाता है, तो यह पुष्कर हो जाता है। अब मकर राशि में ही एक श्रवण नक्षत्र को देखते हैं। तो श्रवण नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह क्या है, चंद्रमा की शक्ति होती है, यानी कि मन की शक्ति से सुनने वाला काम, यहाँ से सुनने वाला काम, जो मन कहे उसकी बात सुनना। तो श्रवण नक्षत्र का जो द्वितीय पद है वह वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। नवमांश में इसकी स्थिति वृषभ राशि के अंतर्गत होती है। तो इस जो नक्षत्र पद है इसका स्वामित्व शुक्र होता है। फिर एक बेनिफिक आया, तो मैंने जैसे बताया कि चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, आपका गुरु हो गया और शुक्र हो गया। ये जो 4 हमारे ग्रह हैं यह बेनिफिट्स देते हैं, यानी कि यह पुष्कर करते हैं, यानी कि यह नरिशमेंट करते हैं। बात आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र आता है वह है क्या है, शताभिषेक नक्षत्र। शताभिषेक नक्षत्र का जो चौथा चरण है, अब शताभिषेक नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह राहु देव के पास है। शताभिषेक, देखिए 100 स्टार्स, 100 हीलिंग स्टार, 100 हाथ बचाने वाले, तो ये शतभिषा नक्षत्र का गुण है। तो इसके जो स्वामी है, नक्षत्र के स्वामी है वह राहु देव है। और पद की जो स्थिति आती है, यानी कि चौथा पद आता है मीन नवमांश में के अंतर्गत आता है, और मीन राशि का जो स्वामी है वह गुरुदेव के पास होने के कारण जो इस नक्षत्र को प्रभुत्व मिलता है, यह इसके रक्षक आते हैं, वह गुरुदेव आ जाते हैं। गुरुदेव क्या, गाइडेंस मिलती है। और यह जो शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि का है यह पुष्कर बनता है। अब कुंभ राशि के अंतर्गत ही हम पूर्वा भद्रपदा नक्षत्र को देखते हैं। तो पूर्वा भद्रपदा का द्वितीय पद जो है वह आता है वृषभ राशि के अंतर्गत, यानी कि क्या, पूर्वा भद्रपदा का जो स्वामित्व है वह गुरुदेव, नक्षत्र का स्वामी गुरुदेव है, और साथ ही साथ जो इसके पद का स्वामी है वह शुक्र है। तो गुरु और शुक्र दोनों का बेनिफिट मिलेगा इस राशि के अंतर्गत, इस नक्षत्र के अंतर्गत, अगर आपका द्वितीय पद आता है। पाइसेस यानी कि मीन राशि की बात आती है, तो मीन राशि का पूर्वा भद्रपदा का चौथा पद। तो चौथा पद क्या है, पूर्वा भद्रपदा का स्वामी हमें मालूम है कि वह गुरुदेव है। तो चौथे पद का स्वामी क्या है, चंद्रमा। यहाँ पर गुरु और चंद्र 2 मिल रहे हैं, यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेनिफिक है। एक गज केसरी योग का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि जब भी गुरु का और चंद्रमा का जो संगम होता है तो वह गज केसरी योग देता है। ये एक बहुत ही बेनिफिक और प्रतिभाशाली, या ये कहें कि बहुत ही आशीर्वाद वाला यह एक योग होता है जो बहुत ही अच्छे फलों को देता है। अब मीन राशि में आता है आखिरी नक्षत्र जो पुष्कर होता है, वह क्या है, उत्तरा भद्रपदा। उत्तरा भद्रपदा का द्वितीय पद जो है, इसका जो स्वामी है, उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र का जो स्वामी है वह शनि होता है, और यह विर्गो नवमांश में आता है, यानी कन्या नवमांश में आता है। और इस जो नवमांश यानी कि दूसरे पद का जो स्वामी है, पद का जो स्वामी है वह बुध होता है। तो यानी कि यहाँ पर वह पुष्कर होता है। तो इसमें हम लोगों को दिखा क्या कि जब भी पद का स्वामी अगर चंद्रमा है, अगर बुध है, अगर गुरु है, अगर शुक्र है, तो वह बेनिफिक होता है, पुष्कर देने वाला होता है, रक्षा करने वाला होता है। और यह इसी प्रकार हमने देखा कि ये समस्त 12 राशियों में हमें 24 पुष्कर नवमांश मिले। ये बहुत ही बेनिफिक रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। इसी प्रकार ही अष्टम नवमांश भी होता है। जिस प्रकार पुष्कर नवमांश होता है उसी प्रकार अष्टम नवमांश भी होता है, जो कि आपके व्यक्तित्व में अगर आपका कोई ग्रह उसके प्रभाव में होता है तो वह एक
जिसको कहे ट्रांसफॉर्मेशन देने की शक्ति रखता है। तो वो है, मैं किसी और एपिसोड में आपको अष्टमांश के बारे में बताऊंगी कि वह अष्टमांश क्या है। और अब ये हमने पुष्कर नवमांश को यहाँ पर समझा कि पुष्कर का सिंपल में मीनिंग है कि हमें बेनिफिट देने वाले प्लैनेट्स क्या होंगे। वह प्लैनेट जो इन पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आएंगे वह हमारे जीवन में हमेशा ही बेनिफिट्स ही दे करके जाएंगे। तो मित्रों, ये था मेरा पुष्कर नवमांश पर आधारित एक छोटा सा एक प्रसंग, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।